हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज़ की तरह आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन का आपके सामने लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके आगामी जो पेपर होने वाले हैं। जैसे बात करते हैं दिल्ली पुलिस हो गया, आने वाली वैकेंसीज की बात करें तो यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, और हाल ही में अभी चर्चा में रहे जैसे रेलवे की तरफ से भी जारी किया गया कि आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई दोनों की जो है आपकी वैकेंसी जल्दी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ पढ़ते हैं और आज के अपने पहले क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया, रुक्मणी देवी अरुंडेल डैश के साथ जुड़ी हुई हैं। ऑप्शन दिया कथक, ऑप्शन बी दिया भरतनाट्यम, ऑप्शन सी दिया आपका कुचिपुड़ी, और ऑप्शन डी दिया आपको सत्रिया। तो किसकी बात कर रहा है? रुक्मणी देवी अरुंडेल। दिन का अगर पूछे संबंध किससे है, मतलब किसके साथ जुड़ी हैं, तो ये आपके भरतनाट्यम से। किससे? भरतनाट्यम से। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो भरतनाट्यम है आपके तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम। अगर पूछे टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य है, टोटल आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। शास्त्रीय नृत्यों के बारे में जानकारी अगर पूछे कहाँ से मिलती है, तो मिलती है नाट्य शास्त्र से। एक ग्रंथ है आपका नाट्य शास्त्र, किसका है? तो ये आपके भरत मुनि का है। एक और है ग्रंथ है आपका कौन सा? एक है आपका अभिनय दर्पण, एक है आपका नाट्य शास्त्र, एक है आपका अभिनय दर्पण। कौन सा है? अभिनय दर्पण। ये है आपका भरत मुनि का है, भरत मुनि का। ये है आपका नंदिकेश्वर का। किसका? नंदिकेश्वर का। ठीक है, नंदिकेश्वर का है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि का है, अभिनय दर्पण किसका है? ये नंदिकेश्वर का। ये दो ग्रंथों से आपके इसके बारे में जानकारी मिलती है, शास्त्रीय नृत्यों के बारे में जानकारी मिलती है। तो भरतनाट्यम की बात किया गया। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। सबसे प्राचीन ग्रंथ पूछे शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो आपके भरतनाट्यम है। कौन सा है? भरतनाट्यम है। ठीक है, ये अगर पूछे इसके कितने मतलब स्टेज हैं, ये टोटल आपके 5 स्टेज। अगर जो आपका भरतनाट्यम होता है और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो उसकी शुरुआत होती है आपकी आला रिपु से। किससे होती है? आला रिपु से। ठीक है, पहला स्टेज इसका बोले तो क्या है? आला रिपु। पहला स्टेज है आपका आला रिपु। ठीक, पहला स्टेज है आला रिपु। दूसरा की बात करें, दूसरा है आपका जाति स्वरम, जाति स्वरम। तीसरा की बात करें, तीसरा क्या है? तीसरा है आपका शब्दम, तीसरा है शब्दम। और चौथा है आपका पदम, चौथा है आपका पदम। और पांचवा की अगर हम बात करें तो पांचवा है आपका तिल्लाना, जिसे थिल्लाना भी कहा जाता है, तिल्लाना। ठीक, ये आपके 5 इसके स्टेज हैं। ये 5 स्टेजों में इसका मतलब नृत्य जो है आपका किया जाता है। पहला पूछता है अधिकतर, पहला तो हो आपका आला रिपु, और पांचवा कौन सा है? तिल्लाना। ये दो आपके इम्पोर्टेंट हैं। ठीक, वैसे कितने होते हैं आपके? 5 स्टेज हैं। ठीक है, अगर पूछे भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या है, पुराना नाम क्या है? पुराना नाम इसे सादिर के नाम से भी जाना जाता था। पुराना मतलब पहले इसे सादिर के नाम से जाना जाता था। एक शब्द और इससे जुड़ा है आपका नट्टूवार। क्या है? नट्टूवार, नट्टूवार। एक शब्द है आपका नट्टूवार। नट्टूवार मतलब क्या है? नट्टूवार जो भरतनाट्यम जो आपके कथा मतलब कविता पाठ का जो मतलब जो कविता और पाठ इसमें जो कविता पाठ होते हैं वो करते हैं, जिससे जो इसे करते हैं उसे नट्टूवार कहते हैं। क्या कहते हैं? नट्टूवार। पुराना नाम सादिर। कितने स्टेज हैं? टोटल आपके 5 स्टेज हैं। पहला आला रिपु है, दूसरा जाति स्वरम है, तीसरा शब्दम है, चौथा पदम है, और पांचवा की बात करें तो तिल्लाना है। ठीक, ठीक है। और अगर हम बात करें किसकी? रुक्मणी देवी अरुंडेल। इनका संबंध पूछ लिया गया भरतनाट्यम से। अगर पूछे इन्हें पद्म भूषण कब दिया गया था, तो इन्हें दिया गया था 1956 में। 1956 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था। कब? 1956 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था। और ये पहली महिला नर्तकी हैं जिन्हें राज्यसभा में नामित किया गया था। कब? और ये 2 बार राज्यसभा में नामित हुई थी। कब कब हुई थी? तो हुई थी आपको 1952 में, 1952 और 1956। ये 2 बार आपके राज्यसभा में नामित भी हुई थी। ठीक है, कब कब? 1952 और 56। ये पहली महिला मतलब नर्तकी हैं जो जिन्हें राज्यसभा में नामित किया गया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना अधिक है? भारत का जो क्षेत्रफल है पाकिस्तान के से लगभग कितना गुना अधिक है? ऑप्शन दिया आपका 3, ऑप्शन बी दिया आपका 4, ऑप्शन सी दिया है 6,
और ऑप्शन डी दिया आपका 9 गुना। ठीक, तो अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें, किसका, भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो आपके 32,87,263 वर्ग किमी, 32,87,263 वर्ग किमी। ठीक है, अगर हम किसकी बात करें, पाकिस्तान की क्षेत्रफल की बात करें तो आपके 7,96,035 वर्ग किमी, 7,96,035 वर्ग किमी। अगर तो यहाँ से देखें तो अगर से कितना गुना दिखाया था, लगभग समथिंग मतलब बात करें तो लगभग 4 गुना के करीब है। ठीक है, लगभग 4 गुना के करीब है, यानी ऑप्शन भी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। तो भारत का क्षेत्रफल जो है पाकिस्तान से लगभग कितना गुना अधिक है, तो 4 गुना अधिक है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर है कि किस उपकरण का प्रयोग जो है कि हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन दिया आपका वायु वेग मापी, ऑप्शन बी दिया आपका हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी दिया आपका तेज मापी और ऑप्शन डी दिया आपका आर्द्रता मापी। तो किसकी बात कर रहा है, हवा या गैस के अगर पूछे आर्द्रता को मापने में किसका प्रयोग किया था आपका आर्द्रता मापी, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे वायु वेग मापी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो हवा का वेग मापता है, किसका, हवा का वेग मापता है, हवा का वेग मापता है। और हवा की आर्द्रता कौन मापता है, वो मापता है वो आपका आर्द्रता मापी। अब वेग की बात करें तो वायु वेग मापी हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोमीटर की बात करें तो ये द्रव का घनत्व मापता है, द्रव का घनत्व। ठीक, तेज मापी की बात करें तो ये आपके वाहन की गति मापता है, वाहन की गति, जबकि आपके कहीं कहीं रोड पर लगे हुए होते हैं कि कल्टन वाहन कितने गति से जा रही है, मतलब सभी वाहनों की गतियों को मापता है, कौन है, तेज मापी है। ठीक, और इसी प्रकार हम बात करें जैसे ओडोमीटर, ठीक है, ओडोमीटर का पीछे प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो स्वयं वाहन की गति, मतलब जो हर वाहन में लगी होती है गति बताती है कि कितने स्पीड में जा रही है, उसे क्या वो किससे मापी जाती है, वो जाती है आपके ओडोमीटर से मापी जाती है, स्वयं वाहन की गति, स्वयं वाहन की गति। ठीक है, ये आपके ओडोमीटर द्वारा मापी जाती है। और ये आपके वाहन की गति जो आपकी तेज मापी जो आपके रोडों पर लगी होती है, जिससे आपके चलान भी किए जाते हैं कि मतलब 80 के ऊपर आप जाएंगे तब का चलान हो जाएगा, तो जो लगा होता है जिससे मतलब गति आपके वाहन की मापी जाती है वो आपके तेज मापी होता है। ठीक, अगर हम बात करें किसके, फैदोमीटर होता है आपका फैदोमीटर का प्रयोग अगर पूछे कहाँ आता है, किया जाता है आपके समुद्र की गहराई मापने में, इसकी समुद्र की गहराई मापने में फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार है स्फिग्मोमैनोमीटर, क्या है, स्फिग्मोमैनोमीटर अगर पूछे इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, रक्त का दाब मापने के लिए किया जाता है, रक्त दाब मापने में स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड्डा पाडुंगा के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड्डा पाडुंगा के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन है दिया आपका बिहार, ऑप्शन भी दिया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी दिया आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी दिया आपका तमिलनाडु। तो अगर पूछे किस नाम से मनाया रहा है, पेड्डा पाडुंगा के नाम से अगर पूछे मकर संक्रांति किस राज्य में मनाया था आपके आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में आपके किस नाम से, पेड्डा पाडुंगा के नाम से मनाया जाता है। अगर से हम बोले बिहार में अगर से मकर संक्रांति किस नाम से मनाया जाता है, या फिर इसे क्या कहते हैं, दही चूड़ा का पर्व कहते हैं, या फिर तिल संक्रांति कहा जाता है, क्या, तिल संक्रांति। ठीक है, या फिर क्या कहते हैं, दही चूड़ा का पर्व, ये कहाँ कहते हैं, ये आपके बिहार में कहते हैं। ठीक,
और अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो यहाँ पर मकर संक्रांति ही बोलते हैं और इसे खिचड़ी के नाम से भी जानते हैं, मकर संक्रांति, और इसके साथ ही खिचड़ी के नाम से, ठीक है, खिचड़ी का पर्व के नाम से कहाँ पर जानते हैं, आपके उत्तर प्रदेश में जानते हैं, ठीक। और गुजरात में बात करें तो वहाँ पर उत्तरायण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ऑप्शन ने दिया आपका ग्रेट बॉथ, ऑप्शन बी दिया आपका ग्रेट ग्रेनरी, ऑप्शन सी दिया आपका असेंबली हॉल, और ऑप्शन डी दिया आपका आयताकार भवन। ऑप्शन डी क्या है? आयताकार भवन। कहाँ पर बात कर रहा है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत अगर पूछे कौन सी है तो आपका ग्रेट ग्रेनरी, क्या है? ग्रेट ग्रेनरी, ठीक। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ग्रेट ग्रेनरी का मतलब क्या होता है? होता है विशाल अन्नागार, क्या है? विशाल अन्नागार, ठीक है, विशाल अन्नागार। ये आपको मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करें, इसकी लंबाई थी आपकी 45.72 मीटर और चौड़ाई इसकी थी आपकी 22.86 मीटर। ये क्या हो गया? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत हो गई। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ग्रेट ग्रेन यानी विशाल अन्नागार जो थी आपकी मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। अगर हम ग्रेट बाथ की बात करें यानी विशाल स्नानागार की बात करें, विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार, ठीक है। ये आपकी दूसरी बड़ी इमारत थी। इसकी लंबाई अगर बात करें, इसकी विशाल स्नानागार की इसकी लंबाई थी आपकी 55 मीटर और चौड़ाई थी आपकी 7.3 थी, ठीक, 7.33 मीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारत के प्रथम निजी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम क्या है? भारत के प्रथम निजी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम क्या है? ऑप्शन ने दिया आपका पेक्योंग एयरपोर्ट, ऑप्शन बी दिया आपका कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ऑप्शन सी दिया आपका काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट, ऑप्शन डी दिया आपको छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। तो अगर पूछे भारत के प्रथम निजी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम क्या है तो यहाँ पे काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट है, क्या है? काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे है कहाँ पर तो ये आपके वेस्ट बंगाल में। अगर पूछे पश्चिम बंगाल के किस स्थान पे है तो आपके दुर्गापुर में। कहाँ पर है? दुर्गापुर में, ठीक, दुर्गापुर में। किस मतलब कौन से देश की सहायता से बनाया गया तो आपके सिंगापुर की सहायता से बनाया गया। किसकी सहायता से? सिंगापुर की सहायता से आपका बनाया गया है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में है। कौन सा है? काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि हमीदा बानो मरियम मकानी किस मुगल बादशाह की पत्नी थी? हमीदा बानो मरियम मकानी किस मुगल बादशाह की पत्नी थी? ऑप्शन ने दिया आपका बाबर, ऑप्शन भी दिया हुमायूं, ऑप्शन सी दिया आपका जहांगीर, और ऑप्शन डी दिया आपका शाहजहां। तो हमीदा बानो की अगर हम बात करें, किसकी? हमीदा बानो मरियम मकानी, ठीक, किस मुगल बादशाह की पत्नी थी? तो थी आपकी हुमायूं की पत्नी थी, हुमायूं की पत्नी थी। हुमायूं कौन थे? तो बाबर के पुत्र थे। बाबर कौन थे? तो मुगल शासक के संस्थापक के रूप में, अगर मुगल शासक का संस्थापक किसे कहा था? बाबर को कहा था। इन्होंने ही 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध से मुगल साम्राज्य की स्थापना रखी थी, ठीक है। अगर पूछे बाबर का शासनकाल कितना है? 1526 से 1530, ठीक। बाबर के कितने पुत्र हुए? तो बाबर के टोटल आपके 4 पुत्र हुए थे। बाबर कितने पुत्र? 4 पुत्र हुए थे। एक था आपका हुमायूं, एक था आपका हिंदाल, कौन था? हिंदाल। एक था आपका कामरान, ठीक है, हिंदाल, हुमायूं, हिंदाल, एक हो गया आपका कामरान, क्या आ गया? कामरान। एक है आपका अश्किनी, ठीक है, और एक है आपका हुमायूं। ये आपके 4 पुत्र किसके थे? बाबर के 4 पुत्र थे, ठीक है, जिसमें से आपके एक हुमायूं थे। हुमायूं की ही पत्नी का नाम क्या था? हमीदा बानो। अगर पूछा हमीदा बानो को मरियम मकानी की उपाधि किसने दी थी? तो दी थी आपके अकबर ने। अकबर कौन थे? तो अकबर आपके हुमायूं के पुत्र थे। अकबर कौन थे? हुमायूं के पुत्र थे। और अकबर ने ही आपके हमीदा बानो को मरियम मकानी की उपाधि दी थी, ठीक है। अगर हम बाबर के शासनकाल की बात करें, बाबर के शासनकाल कब से कब तक था? ये 1526 से 1530 तक था। इसके बाद आते हैं आपके
हुमायूं के शासनकाल की बात करें तो ये थे आपके 1530 से 1540, 1530 से 40, फिर थे आपके 1555 से 1556 तक, क्योंकि बीच में कौन आ गया था, बीच में आपका सूर्यवंश शासन कर रहा था। ठीक, बाबर, हुमायूं, फिर थे आपके अकबर। कौन थे? अकबर। अकबर के शासनकाल की बात करें तो ये थे आपके 1556 से 1605 तक। फिर इसके बाद आते हैं आपके जहांगीर। कौन? जहांगीर। 1605 से 1628 तक, 1605 से 1628 तक कौन थे? ये थे आपके 1628, 1627 ही तक। ठीक है, 1628 से 27। ठीक, 1627 तक कौन थे? ये थे आपके 1627 तक थे आपके जहांगीर। जहांगीर के बाद आते हैं आपके शाहजहां। शाहजहां पूछे कब से कब तक शासन किया था इन्होंने? 1627 से 1658 तक। ठीक, इनके बाद आते हैं आपके औरंगजेब। औरंगजेब 1658 से 1707 तक। ये थे कब से कब तक? 1658 से 1707 तक थे। ठीक, तो क्या हुआ, हमीदा बानो मरियम मकानी की मुगल बादशाह की पत्नी थे, फिर हुमायूं की पत्नी थी। हुमायूं कौन थे? बाबर के पुत्र थे। बाबर के टोटल 4 पुत्र थे, हिंदाल, कामरान, अश्कनी और हुमायूं। ठीक, तो बाबर के बारे में अगर बात करते इन्होंने किसकी स्थापना, मतलब किसका स्थापना की? अगर पूछे मुगल वंश स्थापक किसका था? बाबर को आया था। कब? 1526 पानीपत के प्रथम युद्ध से इन्होंने मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, बाबर के शासनकाल की बात करें तो 1526 से 1530 तक थे। फिर आया था आपके हुमायूं थे 1530 से 40। फिर इसके बाद आपका सूर्यवंश आ गया था। ठीक, 1530 से 1540 पहला काल था। उसके बाद 1555 से 1556। ठीक, 1 साल का और शासनकाल था। ठीक, इसके बाद आते हैं आपके अकबर। अकबर थे 1556 से 1605 तक। और फिर आते हैं आपके जहांगीर थे 1605 से 1627 तक। उसके बाद आ जाते हैं आपके शाहजहां थे आपके 1627 से 1658 तक। ठीक है, और इसके बाद आते हैं आपके औरंगजेब 1658 से 1707 तक। ठीक, तो ये हो गया आपका हुमायूं। आंसर हमारा हो गया क्या? हमीदा बानो मरियम मकानी हुमायूं की पत्नी थी। अगर पूछे हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा है आपके दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है। और हुमायूं को मकबरे में पूछा जाता है, हुमायूं के मकबरे में और किसका मतलब, और किस अन्य व्यक्तियों का मतलब मकबरा है? तो वहाँ पर है आपका हमीदा बानो का है, मतलब जो इनकी पत्नी थी, उनका भी मकबरा वहीं पर है। और जहादर शाह का है, फारूक सियर का है और दारा सिकोह का। ठीक है, 4 लोगों का मकबरा कहाँ पर है? आपके हुमायूं के मकबरे में ही बना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारत के किस शहर को महलों का शहर के नाम से भी जाना जाता है? भारत के किस शहर को महलों के शहर के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन दिया आपको जयपुर, ऑप्शन बी दिया कोलकाता, ऑप्शन सी दिया आपका ग्वालियर और ऑप्शन डी दिया आपका उदयपुर। ठीक, तो अगर पूछे भारत के किस शहर को महलों के शहर के नाम से जाना जाता है तो कोलकाता को जाना जाता है। किसे? कोलकाता को जाना जाता है। ठीक, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? ऑप्शन ए दिया आपका अरुणा आसफ अली, ऑप्शन बी दिया जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी दिया आपका उषा मेहता और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय अगर पूछे किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था, तो किए थे आपके उषा मेहता। कब? 14 अगस्त 1942 को, 14 अगस्त 1942 को। ठीक, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन दिया कि संविधान सभा में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था? ऑप्शन दिया आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी दिया मुस्लिम लीग, ऑप्शन सी दिया आपका साम्यवादी दल और ऑप्शन डी दिया आपका हिंदू महासभा। किसकी बात कर रहा है? संविधान सभा की। अगर पूछे संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो संविधान सभा का गठन अगर पूछे कब हुआ था, तो हुआ था 6 दिसंबर 1946 को। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। अगर पूछे इसकी पहली बैठक कब हुई थी, पहली बैठक हुई थी इसके 3 दिन बाद, यानी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। ठीक, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक में क्या हुआ था कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी आपका अध्यक्ष बनाया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अगर पूछे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष क्यों बनाया गया, क्योंकि वो सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे और सभा का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति मतलब अध्यक्ष होगा। यह कहाँ से लिया गया था? फ्रांस से लिया गया था। ठीक, पहला
पहला हो गया आपका बैठक। और दूसरे बैठक की बात करें, दूसरा बैठक कब हुआ था, तो हुआ था आपके इसके 2 दिन बाद को, अब 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का आपका दूसरा बैठक हुआ था। इसमें क्या हुआ था, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। और इसके उपाध्यक्ष किसको बनाया गया, इसका उपाध्यक्ष बनाया गया आपको एच सी मुखर्जी को। किसको, एच सी मुखर्जी को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। और इसमें एक और मतलब उपाध्यक्ष बनाया गया था, कौन, ये थे आपके बीटी कृष्ण मचारी। कौन थे, बीटी कृष्ण मचारी, मतलब 2 उपाध्यक्ष चुन लिए गए थे, बीटी कृष्ण मचारी, ठीक है। और एक संवैधानिक सलाहकार बनाए गए थे, कौन थे, संवैधानिक सलाहकार कौन थे, संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो थे आपको डॉक्टर बी एन राव जो थे आपके, ये संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक। ये आपके हो गए, आपके 2 बैठक हो गए। अगर तीसरे बैठक की बात करें, तीसरा बैठक कब हुआ था, इसकी बात करें तीसरे बैठक की ना, तीसरा बैठक कब हुआ था, तो पहला हुआ 9 दिसंबर, गठन हुआ 6 दिसंबर, पहला हुआ 9 दिसंबर, दूसरा हुआ 11 दिसंबर, और इसके 2 दिन बाद आपके यानी 13 दिसंबर को आपका कौन सा बैठक हुआ, तीसरा बैठक हुआ। अगर तीसरे बैठक में क्या हुआ था, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या प्रस्तुत किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। कब प्रस्तुत किया, 13 दिसंबर 1946 को। तीसरी बैठक में आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे संविधान सभा द्वारा अगर पूछे कब स्वीकार किया गया, इसे स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को ये आपके उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था, ठीक। कब, 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया था संविधान सभा में इनमें से कौन सा दल शामिल नहीं था, तो पूछे अगर कौन सा दल नहीं शामिल था, ये था जो आपका हिंदू महासभा जो था आपका शामिल नहीं था। कौन, हिंदू महासभा, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है सही आंसर होता है। तो पूछे हिंदू महासभा शामिल नहीं था, इसकी स्थापना अगर पूछ ले, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी, तो हुई थी 1915 में, ठीक है। हिंदू महासभा शामिल नहीं था। लेकिन अगर पूछे संविधान सभा का बहिष्कार किसने किया था, संविधान सभा का बहिष्कार किसने किया था, तो किया था आपके मुस्लिम लीग ने क्या किया, संविधान सभा का बहिष्कार किया था, ठीक है। संविधान सभा का बहिष्कार किया था किसने, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था, और हिंदू महासभा ने शामिल ही नहीं हुआ था, ठीक है। अगर पूछे संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी, तो टोटल आपके 15 महिलाएं थी। कितनी, टोटल आपके 15 महिला थी किसमें, संविधान सभा में, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, सुल्तानपुर पश्चिम बिहार किस राज्य में स्थित है, सुल्तानपुर पश्चिम बिहार किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए दिया आपका उड़ीसा, ऑप्शन बी दिया आपका हरियाणा, ऑप्शन सी दिया आपका उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन डी दिया आपका राजस्थान। तो सुल्तानपुर पश्चिम बिहार पूछे कहाँ पर है, आपके हरियाणा राज्य में स्थित है। कहाँ पर है, हरियाणा राज्य में स्थित है सुल्तानपुर पश्चिम बिहार। सुल्तानपुर जो है आपका एक क्या है, राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुभाग को और भारतीय संविधान के अंतरात्मा के रूप में भी जाना जाता है। किस अनुभाग को भारतीय संविधान के अंतरात्मा के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन दिया आपका नागरिकता, ऑप्शन बी दिया आपका मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी दिया आपका अधिसूचित भाषाएं, और ऑप्शन डी दिया आपके संघवाद। तो किसके रूप में बोल रहा है, सब भारतीय संविधान के अंतरात्मा के रूप में अगर पूछे किसे जाना जाता है, तो मौलिक अधिकार को जाना जाता है, ठीक है। किसे, मौलिक अधिकार के रूप में जाना जाता है। अगर हम संविधान सभा की अगर पूछे मौलिक अधिकार को किस भाग में बताया गया, तो भाग 3 में बताया गया। किसमें, भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार को बताया गया है। अगर पूछा अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 12 से 35 में है, ठीक है। अगर भाग 1 की बात करें, भाग 1 में क्या है, राज्य और संघ के बारे में बताया गया। अनुच्छेद कहाँ से 1 से लेके 4 तक है, और ये भाग 1 था। भाग 2 की बात करें, भाग 2 में क्या है आपका, नागरिकता है, ठीक है। अगर पूछा अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 5 से 11, वो 1 से 4 थे, 5 से 11, ठीक। और भाग 3 क्या है आपका, मौलिक अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग 4 की बात करें, भाग 4 में क्या है,
भाग 4 में के राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी मौलिक अधिकार टीपीएसपी है, सॉरी मौलिक अधिकार टीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, इसका अनुच्छेद पूछे कहाँ तक है, 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक। एक है आपके भाग 4 क, भाग 4 क अनुच्छेद क्या, अनुच्छेद 51 का है, अनुच्छेद 51 का है। इसमें क्या है, तो इसमें मौलिक कर्तव्य है, क्या है, मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य किसमें है, भाग 4 क में। ठीक है, भाग 5 में बात करें, भाग 5 अगर अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 52 से 151 तक। इसमें क्या है, इसमें संघ का शासन है, क्या है, संघ का शासन। ठीक है, संघ का शासन है। इसी प्रकार भाग 6 में दिया है, भाग 6 में क्या दिया है, भाग 6 दिया आपका अनुच्छेद 152 से 237 तक। इसमें क्या है, राज्य का शासन, राज्य का शासन, राज्य का शासन। ठीक है, भाग 1 की बात करें, राज्य एवं संघ के बारे में दिया है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। ठीक, भाग 2 की बात करें तो नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 3 की बात करें तो आपका मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग 4 की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी है, अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 क की बात करें, इसमें मौलिक कर्तव्य है, अनुच्छेद 51 क है। और भाग 5 की बात करें, भाग 5 है आपका संघ, भाग 5 में क्या दिया आपके संघ के बारे में दिया, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है, संघ का शासन है। भाग 5 में संघ का शासन, अनुच्छेद 52 से 151 तक। और भाग 6 की बात करें तो इसमें क्या है, राज्य का शासन, क्या है, राज्य का शासन। अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 152 से 237 तक है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुभाग को भारतीय संविधान के अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है, तो जाना जाता है मौलिक अधिकार के रूप में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई अध्यक्ष दिल्मा बाना रूसेफ को नियुक्त किया गया। वे किस देश की पूर्व राष्ट्रपति थी? ऑप्शन है दिया आपका नाइजीरिया, ऑप्शन बी दिया आपका ब्राजील, ऑप्शन सी दिया आपका दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन डी दिया आपका घाना। ऑप्शन डी क्या दिया है, घाना। ठीक है, तो किसकी वजह, न्यू डेवलपमेंट यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, NDB। अगर पूछे किस देश की मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई अध्यक्ष किसको बनाया गया है, दिल्मा बाना रूसेफ को नियुक्त किया। किस देश की है, तो आपके ब्राजील की है। कहाँ की है, ब्राजील की है। ठीक है, अगर हम पूछे NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें, न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो पूछा कर सकते इसकी स्थापना कब हुई थी, इस बैंक की स्थापना कब हुई थी, 15 जुलाई 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पूछे कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर आपका शंघाई चीन में है, शंघाई चीन में है। अगर पूछे किसका बैंक है, तो आपके ब्रिक्स का बैंक है, ब्रिक्स का बैंक है। ठीक है, ब्रिक्स का बैंक है। अगर पूछे ब्रिक्स में कितने देश हैं, आपके टोटल 5 देश है। कौन कौन से देश हैं, एक है आपका ब्राजील, रूस, इंडिया, ठीक है, और एक है आपका चीन यानी चाइना, और एक है आपका साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका। ठीक, ये इन्हीं के नाम से ये संगठन आपका बना हुआ है। ठीक, दक्षिण अफ्रीका बोल सकते हैं या साउथ अफ्रीका। ये आपके टोटल 5 देश हैं, ये आपके टोटल 5 देश। अगर पूछे ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, तो ब्रिक्स की स्थापना हुई थी आपके 2006 में। ब्रिक्स की स्थापना आपके 2006 में। पहले इसमें 4 देश थे, 5वां देश कौन सा था, यह था आपका साउथ अफ्रीका। अगर साउथ अफ्रीका इसमें कब जुड़ा, तो आपके 2010 में ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका भी आपका जुड़ गया था। ठीक है, और जो आपका NDB है, इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे 5R के नाम से भी जाना जाता है। 5R के नाम से भी इसे जाना जाता है। 5R के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि जो ये देश हैं इनकी मुद्राओं के नाम पर। ठीक है, अगर हम इनकी मुद्राओं की बात करें, जैसे ब्राजील की मुद्रा क्या है, ब्राजील की मुद्रा आपका रियाल है। मतलब 5 की मुद्रा का नाम जो है आपके R से शुरू होता है, इसलिए 5R के नाम से भी जाना जाता है। अगर रूस के मुद्रा की बात करें, तो रूस की मुद्रा आपका रूबल है। भारत की मुद्रा क्या है, तो रुपया है। ठीक है, चीन की मतलब मुद्रा क्या है, क्या रेमनबी है, ठीक है, रेमनबी है।
और दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा की बात करें तो ये आपका रैंड है, ठीक है। आपके टोटल आपके 5 आर हो गए, इसलिए इसे 5 आर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा जो है आपका किस संविधान से ली गई है? ठीक, ऑप्शन ए दिया फ्रांस, ऑप्शन बी दिया होगा ब्रिटेन, ऑप्शन सी दिया आपको संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन डी दिया आपका रूस। तो अगर पूछे किसकी मौलिक अधिकार की पूछे अवधारणा किस देश से ली गई है, चलिए आपके यूएस यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे अमेरिका से और कौन कौन से मतलब चीज़ लिए गए हैं, तो लिए गए आपके उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से। वहीं से लिया गया आपके प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना का विचार भी कहाँ से लिया गया है? ये भी लिया गया आपके अमेरिका से लिए गए हैं। रूस की बात करें, रूस से अगर पूछे क्या लिया गया है, तो यहाँ से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। मौलिक कर्तव्य पूछे कहाँ से लिए गए हैं, तब के रूस से लिए गए हैं। ब्रिटेन के संविधान से अगर पूछे क्या क्या लिए गए हैं, यहाँ लिया गया आपका संसदीय व्यवस्था, ठीक है, द्विसदनात्मक व्यवस्था, ठीक है, एकल नागरिकता। उसे एकल नागरिकता का प्रावधान किस संविधान से, मतलब किस देश के संविधान से लिया गया है? तो लिया गया ब्रिटेन के नाम से। क्या है? ब्रिटेन के संविधान से क्या है? एकल नागरिकता है, ठीक है। और मंत्रिमंडल प्रणाली भी कहाँ से ली गई है? तब कि ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, मंत्रिमंडल प्रणाली, ठीक। फ्रांस के संविधान की बात करें तो यहाँ पर आपको गणतंत्रात्मक ढांचा कहाँ से लिया गया है? लिया गया आपके फ्रांस से, ठीक है। फ्रांस से गणतंत्रात्मक ढांचा है, ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था, द्विसदनात्मक व्यवस्था, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली। और अमेरिका के संविधान से आपका मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, प्रस्तावना का विचार। एक चीज़ और है, अगर प्रस्तावना का विचार बोले तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा अगर पूछे कहाँ से लिया गया है, तो लिया गया आपका ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। प्रस्तावना के विचार अमेरिका से, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, ठीक है। तो विचार कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। रूस से क्या है? मौलिक कर्तव्य, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, निम्न में से कौन सा शहर पिछोला झील के तट पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो आपके पिछोला झील के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए दिया आपका आगरा, ऑप्शन बी दिया आपका उदयपुर, ऑप्शन सी दिया कुरनूल और ऑप्शन डी दिया आपका अहमदाबाद। तो कब का उदयपुर जो है आपके पिछोला झील के तट पर स्थित है, ठीक। और यह एक मीठे पानी की झील, कैसी झील है? पिछोला झील जो है आपके मीठे पानी की झील है, ठीक, मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बूलर झील है। कौन सी है? बूलर झील है भारत की, ठीक। अगर पूछे खारे पानी की तो ये आपके चिल्का झील, कौन सी है? खारे पानी की आपकी चिल्का झील है, जो आपके उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में आपका चिल्का झील है। और जम्मू एंड कश्मीर में आपकी बूलर झील है, जो आपके मीठे पानी की या खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी झील है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपको, नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया आपका उड़ीसा, ऑप्शन बी दिया आपका मेघालय, ऑप्शन सी दिया आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी दिया आपका गुजरात। तो नल्ला मल्ला पहाड़ी अगर पूछे कहाँ स्थित है? आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगर पूछे नल्ला मल्ला पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको भैरानी कोडा है। क्या है? भैरानी कोडा है, ठीक है, भैरानी कोडा है, ठीक। कितनी ऊंचाई है? तो ये आपके 3048 फीट है, 3048 फीट ऊंची ये आपकी सबसे किसकी? नल्ला मल्ला की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये, भारतीय रेलवे ने अपने हेल्पलाइन नंबरों को एक ही नंबर में एकीकृत किया है, वह नंबर क्या है? तो जो आपका रेलवे मतलब भारतीय रेलवे जो है आपके
सभी हेल्पलाइन नंबरों को एक नंबर में ही एकीकृत कर दिया है। तो वो कौन सा नंबर है? और नंबर है 139। कोई भी प्रॉब्लम हो आप 139 आपके पता कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा जो है सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन दिया, सभी मूल आधारी बलों में सबसे कमजोर बल कौन सा है? सभी मूल आधारी बलों में सबसे कमजोर बल कौन सा है? ऑप्शन दिया आपको गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी दिया आपको स्थिर वैद्युत बल, ऑप्शन सी दिया आपका चुंबकीय बल और ऑप्शन दिया नाभिकीय बल। तो सभी मूल आधारी बलों में सबसे कमजोर बल कौन सा है? ये आपके गुरुत्वाकर्षण बल है, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन दिया, जापान में आयोजित महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 में फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर किसने खिताब अपने नाम किया? ऑप्शन दिया आपका भारत, ऑप्शन बी दिया आपका पाकिस्तान, ऑप्शन सी दिया आपका ब्रिटेन और ऑप्शन दिया आपका ऑस्ट्रेलिया। तो जो आपको जापान में आयोजित महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 में फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर किसने खिताब अपना नाम किया? तो भारत ने अपना नाम किया है, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन दिया, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 आयोजित किया जाएगा, मतलब कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन दिया आपका टोक्यो, ऑप्शन बी दिया आपका पेरिस, ऑप्शन सी दिया आपका लॉस एंजल्स और ऑप्शन डी दिया आपका विक्टोरिया। तो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा आपका लॉस एंजल्स में। कहाँ पर? लॉस एंजल्स में किया जाएगा, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। कहाँ पर है? आपके यूएसए में है। यहाँ पर 2 बार पहले भी हो चुका है। कब 1984 में और 1932 में यह हो चुका है। ठीक, और 24 का कहाँ पर होगा? 24 का आपको पेरिस में होगा। 20 कहाँ पर हुआ? 20 का आपका टोक्यो में हुआ था। कहाँ पर? टोक्यो में हुआ था। ठीक, तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।